मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस या बिहार पुलिस का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ साइंस के ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो एग्जाम पॉइंट से मोस्ट एक्सपेक्टेड या ऐसे कहीं कि यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन और तुम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला हृदय, अस्थि मज्जा, ब्लड बैंक, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ देखने को मिलता है। आपको पता है? आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए हम बता देते हैं। जब भी बात है कि लाल रक्त कणिकाओं का पूछा जाएगा कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बताना ये होगा कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमें अस्थि मज्जा में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कण का जीवन काल है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला 110 दिन, 120 दिन, 130 दिन और 3 से 4 दिन। आपको बताना ये है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना देखने को मिलता है। आपको पता है? आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि लाल रक्त कण का और पूछा जाएगा कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा 120 दिन। यहीं पे क्वेश्चन बदल दिया, पूछे कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताऊंगा कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल में 3 से 4 दिन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे ये पूछा था कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि लाल रक्त कण जीवन काल में 120 देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला 110 दिन, 120 दिन, 130 दिन और 3 से 4 दिन। आपको ये बताना है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल में कितना देखने को मिलता है। आपको पता है? मैंने अभी इसका आंसर पिछले क्वेश्चन बताया। जब भी बात है कि लाल रक्त कण का पूछा जाएगा कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताना 120 दिन। और यदि आपसे पूछे कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे 3 से 4 दिन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे ये पूछ रहा है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे 3 से 4 दिन। यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, हाइपोथैलेमस और हिपेरिन। आपको बताना ये है कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है। इसका आंसर आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि एरिथ्रोसाइट की, तो आपको बताना होगा कि एरिथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कण कहते हैं। जब बात है कि ल्यूकोसाइट की, तो आपको बताना होगा कि ल्यूकोसाइट को व्हाइट ब्लड सेल या ऐसे कहें कि श्वेत रक्त कण कहते हैं। जब बात है कि हाइपोथैलेमस की, तो आपको बताना होगा कि हाइपोथैलेमस शरीर का एक ग्रंथि है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। जब बात है कि हिपेरिन की, तो आपको बताना होगा कि हिपेरिन यकृत में उपस्थित एक पदार्थ देखने को मिलता है जो शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट बताए, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये पूछा था कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो बहुत आसानी से बता देंगे कि श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कण को कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, हाइपोथैलेमस और हिपेरिन। आपको बताना ये है कि लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है। इसका आंसर आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब भी बात है एरिथ्रोसाइट की, तो आपको बताना होगा कि एरिथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल या ऐसे कहें कि लाल रक्त कण कहते हैं। जब बात आएगी ल्यूकोसाइट की, तो आपको बताना होगा कि ल्यूकोसाइट को व्हाइट ब्लड सेल या ऐसे कहें कि श्वेत रक्त कण कहते हैं। जब बात आएगी हाइपोथैलेमस ग्रंथि की, तो आपको बताना होगा कि शरीर में हाइपोथैलेमस ग्रंथि देखने को मिलती है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। जब बात आएगी हिपेरिन की, तो आपको बताना होगा कि हिपेरिन यकृत में उपस्थित एक पदार्थ देखने को मिलता है जो शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए हैं, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा था कि लाल रक्त कण किसको कहा जाता है, तो आप बहुत आसानी से बताएंगे एरिथ्रोसाइट को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला प्लीहा, हाइपोथैलेमस, यकृत और तंत्रिका तंत्र। आपको बताना ये है कि शरीर का ताप नियंत्रक हमें क्या देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है ना, तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि प्लीहा की, तो आपको बताना होगा कि प्लीहा को हम ब्लड बैंक के रूप में जानते हैं। जब बात आएगी हाइपोथैलेमस ग्रंथि की, तो आपको बताना होगा कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जब बात आएगी यकृत की, तो आपको बताना होगा यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमें देखने को मिलती है। जब बात आएगी तंत्रिका तंत्र की, तो आपको बताना होगा कि तंत्रिका तंत्र शरीर के सबसे बड़े कोशिका के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पॉइंट बताया, हमने आपको बताया कि जब भी बात है कि प्लीहा की, तो आपको बताना होगा प्लीहा शरीर के ब्लड बैंक के रूप में हम जानते हैं। जब बात है कि हाइपोथैलेमस की, तो आपको बताना होगा कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जब बात है कि यकृत की, तो आपको बताना होगा कि यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि देखने को मिलती है। जब बात है कि तंत्रिका तंत्र की, तो आपको बताना होगा कि तंत्रिका तंत्र शरीर के सबसे बड़े कोशिका के रूप में हम जानते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन रहेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये पूछा था कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह है।
तो हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला A, B और O। आपको बताना ये है कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह में क्या देखने को मिलता है। ऐसे कहें कि सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है, इसका आंसर आपको पता है, पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी कि सर्वदाता रक्त समूह हम किसको कहते हैं तो आपको बताना होगा O। यदि यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वग्राही रक्त समूह हम किसको कहते हैं तो आपको बताना होगा AB। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि सर्वदाता रक्त समूह हम किसको कहते हैं तो आपको बताना O को। यदि पूछे कि सर्वग्राही रक्त समूह हम किसको कहते हैं तो आपको बताना होगा AB। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये पूछा था कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह क्या है तो आपको बताना होगा O। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला A, B और O। आपको बताना ये है कि मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह में क्या देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन देखते आप बता देंगे कि जब भी बात आएगी मनुष्य के सर्वग्राही रक्त समूह की तो आपको बताना होगा AB। यदि क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य के सर्वदाता रक्त समूह क्या देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा O। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा ये था कि मनुष्य के सर्वग्राही रक्त समूह क्या देखने को मिलता है तो आप बहुत आसानी से बताएंगे AB। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। जब भी आप पूछे कि सर्वग्राही रक्त समूह क्या है तो आपको बताना AB। जब भी आप पूछे कि सर्वदाता रक्त समूह क्या देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा O। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला प्लेटलेट, सिग्मोमैनोमीटर, फ्रेनोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। आपको पता है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि रक्तचाप की, अब पूछा जाएगा कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है तो आपको बताना होगा कि रक्तचाप मापने के यंत्र को हम सिग्मोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि ब्लड बैंक कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला छोटी आंत, प्लीहा, हिपेरिन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि ब्लड बैंक क्या कहलाता है। इसका आंसर आपको पता है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि छोटी आंत की तो आपको बताना होगा कि छोटी आंत का कार्य में ये देखने को मिलता है कि वो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। जब बात है कि प्लीहा की तो आपको बताना होगा प्लीहा को हम ब्लड बैंक के रूप में जानते हैं। जब बात है कि हिपेरिन की तो आपको बताना होगा कि हिपेरिन यकृत में उपस्थित एक पदार्थ देखने को मिलता है जिसका कार्य में ये होता है कि वो शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। हमने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बताया, हमने यहाँ पे पॉइंट ये बताया कि छोटी आंत की बात आएगी तो आपको बताना होगा कि छोटी आंत के कार्य में ये देखने को मिलता है कि वो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। जब बात है कि प्लीहा की तो आपको बताना होगा प्लीहा को ब्लड बैंक के रूप में जानते हैं। जब बात आती है हिपेरिन की तो आपको बताना होगा हिपेरिन का कार्य हमें ये देखने को मिलता है वो शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे ये पूछा था कि ब्लड बैंक कहलाता है तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन देखते ही आप बहुत आसानी से बता देंगे कि जब भी बात है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो आप बता देंगे कि भोजन का पाचन मुख से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। जब भी बात है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो आपको बताना होगा मुख से। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन देखते आप बताएंगे कि जब भी बात है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है तो आपको बताना होगा कि पचे हुए भोजन का अवशोषण हमें छोटी आंत में देखने को मिलता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है आप बहुत आसानी से बताएंगे कि पचे हुए भोजन का अवशोषण हमें छोटी आंत में देखने को मिलता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिससे पूछा जाए कि पित्त स्रावित होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। इसका आंसर आपको पता है, पता है तो अच्छी बात है ना, तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि पित्त रस की अब पूछा जाएगा कि पित्त रस का स्राव कहाँ से देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि पित्त रस का स्राव हमें यकृत से देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि विटामिन ए संचित होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला छोटी आंत, यकृत, बड़ी आंत, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि विटामिन ए का संचय हमें देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि विटामिन ए का पूछा जाएगा कि विटामिन ए का संचयन हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऐसे कि विटामिन ए कहाँ संचित होता है तो आपको बताना होगा कि विटामिन ए हमें यकृत में संचित देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला पीनियल ग्रंथि, यकृत, टैलिन, उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में क्या देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिर भी हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि पीनियल ग्रंथि की तो आपको बताना होगा कि पीनियल ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि देखने को मिलती है। जब बात है कि यकृत की तो आपको बताना होगा कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में देखने को मिलती है। जब बात है कि टैलिन की तो आपको बताना होगा कि लार में पाए जाने वाला एक एंजाइम देखने को मिलता है जिसका नाम हमें टैलिन देखने को मिलता है। हमने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बताया, हमने यहाँ पे पॉइंट ये बताया यदि आपने एग्जाम में पूछे कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है तो आपको बताना पीनियल ग्रंथि। यदि आपने एग्जाम में पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या देखने को मिलता है तो आपको बताना यकृत। यदि पूछे कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या देखने को मिलता है तो आपको बताना टैलिन।
मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 हमसे ये पूछा था कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आसानी से बता देंगे। यकृत देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाए कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला 10 जोड़ी, 11 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी। आपको बताना ये कि मनुष्य में पसलियों की संख्या में कितना देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि मनुष्य में, अब पूछा जाएगा कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितना देखने को मिलती है, तो आपको बताना कि मनुष्य में पसलियों की संख्या में 12 जोड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। जब भी बात है कि मनुष्य की, अब पूछा जाएगा कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताना 12 जोड़ी। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाए कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। ये क्वेश्चन देखते ही आप बताएंगे कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या में 206 देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला 630, 635, 639, 642। आपको बताना है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या में कितना देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा। जब भी आपसे पूछे कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बताना होगा कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या में 639 देखने को मिलती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा। अभी हमने इसका आंसर पिछले क्वेश्चन में बताया। जब भी बात है कि लार की और पूछा जाएगा कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम हमें क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम हमें टाइलिन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जब भी पूछे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको बताना होगा कि लार में हमें टाइलिन नामक एंजाइम देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला महिला क्रोमोसोम पर, पुरुष क्रोमोसोम पर, उपयुक्त दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि लिंग निर्धारण कहाँ से देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा। जब भी बात है कि लिंग निर्धारण का पूछा जाएगा कि लिंग निर्धारण कहाँ से देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि लिंग निर्धारण हमें पुरुष क्रोमोसोम पर देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। जब भी बात है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो आपको बताना होगा लिंग निर्धारण हमें पुरुष क्रोमोसोम पर देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य का हृदय होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला 4 कोष्ठीय, 2 कोष्ठीय, 3 कोष्ठीय, 1 कोष्ठीय। आपको बताना है कि मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठीय देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको पता होगा तो अच्छी बात है। तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि 4 कोष्ठीय की, तो आपको बताना होगा कि मनुष्य वर्ग और पक्षी वर्ग में हमें 4 कोष्ठीय हृदय देखने को मिलते हैं। जब बात है कि 2 कोष्ठीय की, तो आपको बताना होगा कि मछली वर्ग में हमें 2 कोष्ठीय हृदय देखने को मिलता है। जब बात है कि 3 कोष्ठीय की, तो आपको बताना होगा सरीसृप वर्ग और उभयचरों में हमें 3 कोष्ठीय हृदय देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बताया, हमने आपको बताया कि जब भी बात है कि 4 कोष्ठीय हृदय की, तो आपको बताना होगा कि 4 कोष्ठीय हृदय में मनुष्य वर्ग और पक्षी वर्ग में देखने को मिलता है। जब बात है कि 2 कोष्ठीय हृदय की, तो आपको बताना होगा कि 2 कोष्ठीय हृदय में मछली वर्ग में देखने को मिलता है। जब बात आएगी 3 कोष्ठीय की, तो आपको बताना होगा 3 कोष्ठीय हृदय में सरीसृप और उभयचरों में देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया। अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन रहेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे ये पूछा था कि मनुष्य का हृदय होता है, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे तो मनुष्य का हृदय में 4 कोष्ठीय देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला 40, 23, 46 और बी और सी। आपको बताना ये कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर सबको पता होगा। जब भी बात है कि शरीर की पूछा जाएगा कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे कि 23 जोड़ी होती है या ऐसे कि 46 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। जब भी बात है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या की, तो आपको बताना 23 जोड़ी देखने को मिलते हैं या ऐसे कहेंगे 46 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला त्वचा, तंत्रिका तंत्र, पिनियल ग्रंथि, यकृत। आपको बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग हमें क्या देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर सबको पता होगा। नहीं पता है तो फिर भी हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि शरीर का पूछा जाएगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग हमें क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा त्वचा। जब बात है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या देखने को मिलती है, तो आपको बताना होगा कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका में तंत्रिका तंत्र देखने को मिलता है। जब बात है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या देखने को मिलती है, तो आपको बताना होगा कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हमें पिनियल ग्रंथि देखने को मिलती है। जब बात है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में क्या देखने को मिलती है, तो आपको बताना होगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में यकृत देखने को मिलती है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। यदि आपसे पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो आपको बताना होगा त्वचा। यदि आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या देखने को मिलती है, आपको बताना होगा तंत्रिका तंत्र। यदि आपसे पूछे कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो आपको बताना होगा पिनियल ग्रंथि। यदि आपसे पूछ ले कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो आपको बताना होगा यकृत। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया। अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा ये था कि
शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो आपको बताना होगा त्वचा। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला त्वचा, तंत्रिका तंत्र, पिनियल ग्रंथि और यकृत। आपको बताना ये है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका में क्या देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर सबको पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि त्वचा की, तो आपको बताना होगा कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग देखने को मिलता है। जब बात है कि तंत्रिका तंत्र की, तो आपको बताना होगा कि तंत्रिका तंत्र शरीर का सबसे बड़ा कोशिका देखने को मिलता है। जब बात है कि पिनियल ग्रंथि की, तो आपको बताना होगा पिनियल ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि देखने को मिलती है। जब बात है कि यकृत की, तो आपको बताना होगा यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा ये था कि शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आसानी से बता देंगे कि शरीर का सबसे बड़ा कोशिका हमें तंत्रिका तंत्र देखने को मिलता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है। जब भी आपसे पूछे कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या में 22 देखने को मिलती है। क्या क्वेश्चन बने, यदि आपसे पूछे एग्जाम में शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या में कितना देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या में 22 देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिला है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। यदि आपसे पूछे कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा 22। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। जब भी बात आएगी कि शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है, तो आपको बताना होगा कि शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जब भी आपसे पूछे कि शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है, तो आपको 1.5 लीटर। ठीक है, आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला है अमोनिया के कारण, यूरिया के कारण, गंदगी के कारण, पानी के कारण। आपको पता नहीं है कि मूत्र दुर्गंध क्यों देता है, इसके पीछे का क्या रीजन देखने को मिलता है, आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बताते हैं कि मूत्र से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि मूत्र प्रतिदिन कितना बनता है, तो आपको बताना होगा कि मूत्र प्रतिदिन 1.5 लीटर देखने को मिलता है। क्या यदि पूछे कि मूत्र प्रतिदिन कितना बनता है, तो आपको बताना होगा मूत्र प्रतिदिन 1.5 लीटर बनता है। यदि आपसे पूछे कि मूत्र दुर्गंध क्यों देता है, तो आपको बताना होगा कि मूत्र में हमें यूरिया देखने को मिलता है, यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। यदि आपसे पूछ दे कि मूत्र का पीएच वैल्यू कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि मूत्र का पीएच वैल्यू हमें 6 देखने को मिलता है। हमने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बताया, हमने आपको पॉइंट ये बताया जब भी बात आएगी मूत्र की, तो आपको बताना होगा कि मूत्र प्रतिदिन 1.5 लीटर बनता है। जब बात आएगी मूत्र में दुर्गंध की, तो आपको बताना होगा मूत्र में दुर्गंध यूरिया के कारण देखने को मिलता है। जब आपसे पूछे कि मूत्र में पीएच वैल्यू कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि मूत्र का पीएच वैल्यू हमें 6 देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट बताए, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो मूत्र से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे ये पूछा था कि मूत्र दुर्गंध क्यों देता है, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि मूत्र में यूरिया देखने को मिलता है, तो यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि मानव मूत्र का पीएच मान है। अभी हमने आपको बताया कि जब भी बात है कि मानव मूत्र की, अब पूछा जाएगा कि मानव मूत्र में पीएच वैल्यू कितना देखने को मिलता है, आप बताएंगे कि मानव मूत्र का पीएच वैल्यू हमें 6 देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि शरीर का समान तापमान होता है। आपको दिमाग में रखना है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जब भी बात है कि शरीर के सामान्य तापमान का, यदि आपसे पूछे कि शरीर का सामान्य तापमान हमें फारेनहाइट में कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा शरीर का सामान्य तापमान हमें फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि शरीर का तापमान हमें डिग्री सेल्सियस में कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि शरीर का तापमान हमें डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि शरीर का तापमान हमें केल्विन में कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि शरीर का तापमान हमें केल्विन में 310 केल्विन देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे पूछे कि शरीर का तापमान फारेनहाइट में कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा 98.6 फारेनहाइट। यदि आपसे पूछे कि डिग्री सेल्सियस में तापमान कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताऊंगा 37 डिग्री सेल्सियस। यदि आपसे पूछे कि शरीर का तापमान हमें केल्विन में कितना देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा 310 केल्विन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। जब भी बात है कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको बताना होगा कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी हमें पैरों में देखने को मिलती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जब भी पूछे कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी हमें पैरों में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। जब भी बात है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व की, तो आपको बताना होगा कि दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व के रूप में हमें कैल्शियम और फास्फोरस देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व के रूप में हमें कैल्शियम और फास्फोरस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। जब भी आप पूछे कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए किसका आवश्यकता होता है, आपको बताना होगा दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता देखने को मिलती है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला हिपेरिन, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि रुधिर को थक्का जमने में कौन सहायता करता है। इसका आंसर आपको पता है? मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा। नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है हिपेरिन की तो आपको बताना होगा कि यकृत में उपस्थित एक पदार्थ देखने को मिलता है जिसका कार्य ये होता है कि वो शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता। जब बात है प्लेटलेट्स की तो आपको बताना होगा कि प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का जमने में सहायता करता है। जब बात है हीमोग्लोबिन की तो आपको बताना होगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बताया? हमने आपको बताया कि जब भी बात है हिपेरिन की तो आपको बताना होगा कि हिपेरिन का कार्य ये होता है कि वो शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। जब बात है प्लेटलेट्स की तो आपको बताना होगा प्लेटलेट्स का कार्य ये होता है कि वो रुधिर को थक्का जमने में सहायता करता है। जब बात है हीमोग्लोबिन की तो आपको बताना होगा हीमोग्लोबिन का कार्य ये करता है कि वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला डर्मेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित क्या हमें देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है। तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है डर्मेटोलॉजी की तो आपको बताना होगा डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम स्किन का अध्ययन करते हैं। जब बात है एंटोमोलॉजी की तो आपको बताना होगा एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों या ऐसे कहीं के कीड़ों का अध्ययन करते हैं। जब बात आती है फ्रेनोलॉजी की तो आपको बताना होगा फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा ये था कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो आपको बताना फ्रेनोलॉजी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आपको बताना ये है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस क्या देखने को मिलती है। एक्चुअली क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब आप सांस लेते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में किस गैस को आप अंदर लेते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन यही है। इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा आपका? इसका आंसर देखने को मिलेगा नाइट्रोजन। जब भी आप पीछे की श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस क्या देखने को मिली है तो आपको बताना होगा नाइट्रोजन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो रहा है। जब भी आपसे पूछे कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस क्या देखने को मिलती है तो आपको बताना होगा नाइट्रोजन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है। जब भी आपसे पूछे कि मिनी माता रोग किसके कारण देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण की वजह से देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है तो आपको बताना होगा कि मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला डर्मेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि मानव त्वचा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। इसका आंसर आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है ना। तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है डर्मेटोलॉजी की तो आपको बताना होगा डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम मानव त्वचा का अध्ययन करते हैं। जब बात है एंटोमोलॉजी की तो आपको बताना होगा कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। जब बात आएगी कार्डियोलॉजी की तो आपको बताना होगा कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला पित्ताशय, यकृत, वृक्क, उपयुक्त सभी। आपको बताना ये है कि पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। इसका आंसर आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है। तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि पित्त की तो आपको दिमाग में रखना है कि पित्त रस में 2-3 क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन तो यही देखने को मिलता है कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, या ऐसे कहें कि पित्त रस किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है तो आपको बताना होगा कि पित्त रस यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, या ऐसे कहें कि पित्त रस यकृत के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि पित्त का स्टोरेज कहाँ होता है तो आपको बताना होगा पित्त रस का स्टोरेज हमें पित्ताशय में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछते कि पित्त रस का कार्य क्या देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा पित्त रस का कार्य ये देखने को मिलता है कि वो वसा का पाचन करने में सहायता करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे ये पूछा था कि पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला तिल्ली, हृदय, शिरा और धमनी। आपको पता नहीं है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। इसका आंसर आपको पता है? मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा। नहीं पता तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। जब भी बात है तिल्ली की तो आपको बताना होगा कि रुधिर बैंक हम ऐसे कहें कि ब्लड बैंक के रूप में तिल्ली को जानते हैं। जब बात है हृदय की तो हृदय के कारण ये देखने को मिलता है कि वो ब्लड का पंपिंग करता है। जब बात है शिरा की तो आपको बताना होगा कि शरीर के सभी हिस्सों से ब्लड लाता है और हृदय में लाकर छोड़ता है। जब बात है धमनी की तो आपको बताना होगा
होगा कि यह हृदय से ब्लड को ले जाकर शरीर के सब हिस्सों में छोड़ता है। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि ब्लड बैंक किसको कहते हैं तो आपको बताना होगा तिल्ली को। यदि आपसे पूछे कि हृदय का कार्य क्या होगा तो हृदय के कार्य में ब्लड का पंपिंग करने को देखने को मिलता है। जब बात आएगी सिरा की तो आपको बताना होगा कि शरीर के सभी हिस्सों से ब्लड लाकर हृदय में लाकर छोड़ता है। कौन छोड़ता है, आपको बताना होगा सिरा। यदि आपसे पूछे कि धमनी से क्या क्वेश्चन बनेगा तो आपको बताना होगा कि धमनी का कार्य ये होता है कि वो क्या करता है, हृदय से ब्लड लेता है और शरीर के सभी हिस्सों में लाकर छोड़ता है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। जब भी बात है कि हीमोग्लोबिन की तो आपको दिमाग में रखना है कि हीमोग्लोबिन से हमें 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन तो ये देखने को मिलता है कि हीमोग्लोबिन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि हीमोग्लोबिन हमें रक्त में देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि हीमोग्लोबिन का कार्य हमें ये देखने को मिलता है कि वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तीसरा क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि हीमोग्लोबिन में हमें कौन सा तत्व देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि हीमोग्लोबिन में हमें आयरन देखने को मिलता है, ऐसे कहीं कि लोहा देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है तो आपको बताना होगा कि रक्त में हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है जिसकी वजह से रक्त का रंग हमें लाल देखने को मिलता है। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन कहाँ देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा रक्त में। यदि आप रक्त का रंग लाल क्यों होता है तो आपको बताना होगा हीमोग्लोबिन की वजह से। यदि आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि हीमोग्लोबिन में हमें आयरन या लोहा देखने को मिलता है। यदि आपसे ये पूछते कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है तो आपको बताना होगा कि हीमोग्लोबिन का कार्य में ऑक्सीजन का परिवहन देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला तांबा, लोहा, सोडियम और कोबाल्ट। आपको बताना ये कि हीमोग्लोबिन में क्या देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन देखते ही आप बता देंगे कि जब भी पूछे कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है तो आप बताएंगे कि हीमोग्लोबिन में हमें लोहा देखने को मिलता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला हिपेरिन, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। जब भी बात है कि हिपेरिन की, आपको बताना होगा कि यकृत में उपस्थित एक पदार्थ देखने को मिलता है जिसका कार्य ये होता है कि वो शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। जब बात है कि प्लेटलेट्स की तो आपको बताना होगा कि प्लेटलेट्स का कार्य हमें ये देखने को मिलता है ये ब्लड को जमने में सहायता करता है। जब बात है कि हीमोग्लोबिन की तो आपको बताना होगा कि हीमोग्लोबिन का कार्य हमें ये देखने को मिलता है कि वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे ये पूछा था कि मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो आपको बताना होगा हिपेरिन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलेगा एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है एरिथ्रोसाइट की तो आपको बताना होगा कि एरिथ्रोसाइट में लाल रक्त कणिका को ऐसे कहीं कि रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। जब बात है कि ल्यूकोसाइट की तो आपको बताना होगा कि श्वेत रक्त कणिका ऐसे कहीं कि व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। जब बात है कि लिम्फोसाइट की तो आपको बताना होगा कि लिम्फोसाइट का कार्य हमें ये देखने को मिलता है कि रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे पूछा ये था कि रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन निर्मित करता है, तो आपको बताना होगा लिम्फोसाइट। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का संस्थान कहा जाता है। जब भी बात है कि लाल रक्त कणिकाओं का, अब पूछा जाएगा कि लाल रक्त कणिकाओं का संस्थान किसे कहा जाता है, आपको बताना होगा प्लीहा को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि क्रेथ चक्र में किसका संश्लेषण होता है। जब भी बात है कि क्रेथ चक्र की, अब पूछा जाएगा कि क्रेथ चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो आपको बताना होगा कि क्रेथ चक्र में पार्विक अम्ल का संश्लेषण होता है। जब भी आपके एग्जाम में पूछे कि क्रेथ चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो आपको बताना होगा कि क्रेथ चक्र में पार्विक अम्ल का संश्लेषण होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला छोटी आंत, यकृत, बड़ी आंत, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको पता है, पता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा यकृत में। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छूटती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला छोटी आंत में, यकृत में, बड़ी आंत में, वृक्कों में। आपको बताना है कि रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है। इसका आंसर आपको पता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि रक्त की, अब पूछा जाएगा कि रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है, तो आपको बताना होगा वृक्कों में। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है, तो आपको बताना होगा वृक्कों में। यहाँ पे क्वेश्चन 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो रहा है। आइए क्वेश्चन।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, या ऐसे कहें कि ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, हृदय, माइटोकॉन्ड्रिया, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि श्वसन की, अब पूछा जाएगा कि श्वसन की क्रिया कहाँ में संपन्न देखने को मिलती है, तो आपको बताना कि श्वसन की क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न देखने को मिलती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। जब भी आपसे पूछे कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आपको बताना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हमने टोटल 47 क्वेश्चन लिए थे। अगर ये टोटल 47 क्वेश्चन आप ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन देने का बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ न्यू कंसेप्ट, कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।